हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द थ्योरी, जो कि आपको हेल्प करेंगे एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहला जो थ्योरी है वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में आता है कि कोई भी सेट को आप डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जॉन बेन जो है एक डायग्राम रिप्रेजेंट किए थे। ठीक है, जिसमें कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है एंड जो सबसेट होते हैं उसको सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है और उससे रिलेशन जो है क्लियरली रिप्रेजेंट होते हैं। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं कि बेन डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो बेन डायग्राम, वेन डायग्राम पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि इसको मतलब यूज क्या कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हम लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 लेते हैं एंड सेट बी इज इक्वल टू लेते हैं आपको 6 8 10 एंड 12। ये चार मेंबर्स इच सेट में हम लेते हैं। ठीक है, अब जो वेन डायग्राम का डिफिनीशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो जॉन बेन बोले हुए हैं कि मोस्ट ऑफ द रिलेशन जो है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिलेशन, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिलेशन कैन बी represented यूजिंग डायग्राम, यानी कि जितने भी सेट का रिलेशन है वो डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है और उसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड या दिस इज नोन एज वेन डायग्राम। इसको हम क्या नाम से जानते हैं? वेन डायग्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने सेट ए और सेट बी लिया है, मान लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू ये है जो मेंबर्स 2 4 6 8 है एंड सेट बी इज इक्वल टू 6 8 10 12 है। ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ये हमारे मन में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा है कि अगर हम सिंपल भाषा में लिखें कि वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें कि ए रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, इसमें जो याद रखने वाली है, ए यूनिवर्सल सेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। जो यूनिवर्सल सेट होते हैं उसको आप रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे एंड ए सबसेट जो उसके अंदर में रहते हैं, सबसेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय अ सर्कल के थ्रू सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस सेट को हम, ये दोनों सबसेट है, इसमें कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो इसको वेन डायग्राम पर हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक वेन डायग्राम पर हम कोई भी फिगर को कोई भी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कि U इज इक्वल टू एक सेट है। ठीक है, U कोई सेट है जिसका कि मेंबर्स है, रेक्टेंगल के थ्रू रिप्रेजेंट होगा, तो ये रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं U एक सेट है जिसका कि मेंबर है आपका 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक है। ठीक है, और A एक सेट है जिसका कि मेंबर है आपका 2 4 6 8 एंड 10 है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेन डायग्राम पर? तो ये पूरे जो सर्कल है वो तो, ये पूरे जो रेक्टेंगल है ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर मान लेते हैं कोई एक सेट है सेट ए जिसका कि मेंबर्स कितना होना चाहिए? आप देखेंगे कि इसमें 2 4 6 8 है, तो 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए एंड 10 हो गए। और जो रिमेनिंग मेंबर्स है जैसे 1 1 3
5 7 9 9 अप टू 9, ठीक है, ये आपका बाहर में रिप्रेजेंट होगा। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको क्या लर्निंग हुआ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है एक सबसेट है, ए एक सबसेट है जो कि यूनिवर्सल सेट के अंदर में है, ठीक है, और इसको आसानी से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर आपको ये वेन डायग्राम तो सिंपल है, इस आगे पढ़ने से पहले वेन डायग्राम को आगे पढ़ने से पहले हमें अब सेट का ऑपरेशन जानना जरूरी होगा, जो कि मोस्ट अवेटेड थिंग्स है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। सेट का रिप्रेजेंटेशन जो है, सेट का ऑपरेशन जो है, जैसे कि यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट, ये सारे सेट का हमें ऑपरेशन जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार आप ऑपरेशन जान लेंगे तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स, तो मान लेते हैं यहां पर हम ये एग्जाम्पल अभी भी लिए 2 4 6 8 और 6 8 10, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट इज इक्वल टू क्या होते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स कंसिस्ट ऑल एलिमेंट्स। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि इफ ए एंड लेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, मान लेते हैं कि कोई टू सेट्स है ए और बी, ठीक है। देन ए और बी का यूनियन क्या होगा? देन यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, सेट्स ए और बी consist all elements of set A and all elements of set B। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी कोई सेट्स है, कोई भी सेट हो सकता है, सी डी भी हो सकते हैं, कुछ भी आप एक आर्बिट्री सेट ले सकते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स जो होते हैं उसमें क्या है कि दो सेट्स जो होते हैं, ठीक है, उसका हर मेंबर्स, ए का मेंबर और बी का मेंबर सारे इंक्लूड होंगे यूनियन ऑफ सेट में। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय, यूनियन ऑफ सेट्स को रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनियन, यू टाइप का लगेगा, ठीक है, यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी इसको। और इसको रीड कैसे करेंगे? रीड करेंगे हम ए यूनियन बी से, आप ऐसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ए यूनियन बी क्या होते हैं, ठीक है। अब इसको सेट एग्जांपल के थ्रू हम देख सकते हैं। मान लेते हैं ए का इतना मेंबर्स है और बी का जो है जितना मेंबर्स है उसका यूनियन कैसे निकालेंगे? तो 2 4 6 8 और यूनियन ऑफ 6 8 10 एंड 12, एक हम एग्जांपल लिए, ठीक है। तो इस डिफिनीशन के अनुसार जो है इसका सारे मेंबर्स यूनियन ऑफ ए यूनियन बी में होना चाहिए और बी का भी सारे मेंबर्स होना चाहिए। लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। रिपीटेशन ऑफ द कोई एलिमेंट्स जो है वो अलाउ नहीं होते हैं। मतलब वो अगर 2 2 है या 4 4 है या 6 6 है तो वो मीनिंगलेस है, इसलिए आप उसको 6 ही एक बार ही लिखें, ठीक है। तो देखते हैं इसमें ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा। 2 होगा, 4 होगा एंड 6 दोनों में है तो फिर भी एक ही 6 होगा, और 8 भी दोनों में है तो एक ही 8 होगा, फिर ये 10 होगा और ये 12 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए यूनियन बी, यानी कि 2 4 6 8 10 12 इतने सारे मेंबर्स इसमें आ गए, ठीक है। अब इसमें और जो समझने वाली बात है कि इसको हम यूनियन ऑफ सेट्स को वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और रोस्टर फॉर्म में इसको कैसे
रिप्रेजेंट करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ ए और x इज एन एलिमेंट ऑफ b और करके लिखना होगा, ठीक है। यानी कि x जो है a का या तो मेंबर्स है सारे या प्लस b का, यानी दोनों आपको इसमें इंक्लूड होंगे। तो अब वेन डायग्राम में जो है यूनियन ऑफ सेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, चलिए ये देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है U, ठीक है, उसके अंदर जो है दो सबसेट है A और B, दो सेट है, ठीक है। तो A यूनियन B को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है इसका फिगर जो है सारे पूरे फिगर कंप्लीट फिगर जो है आपका इसमें कंप्लीट फिगर जो है क्या हो जाएगा, इसमें कंप्लीट फिगर शेडेड होगा, ठीक है, इसमें कंप्लीट फिगर शेडेड होगा। तो ये आपका ए यूनियन बी हो गया यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है और सबसे आसान होता है सेट थ्योरी में, लेकिन इसमें जो आपको याद रखने वाली बात है, इसका प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं बहुत आसानी से और आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है कि इसका एलिमेंट्स जो है या इसका मेंबर्स जो है वो रिपीट नहीं करना है, क्योंकि इसमें मेंबर डुप्लीकेट आ जाएंगे। तो आप उसको रिपीट ना करें और उसको एक यूनिक मेंबर लिस्टेड डाउन करना होगा, ठीक है। तो इतना पढ़ने के बाद अब हमारे मन में आता है कि यूनियंस का ऑपरेशन कैसे क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी का जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन का मतलब हो गया कि ऑपरेशन यानी कि क्या क्या रूल्स को ओबे करता है, या प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स का प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स हम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो जो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि अगर ए यूनियन बी है तो आप उसको लिख सकते हैं बी यूनियन ए, और अगर आप इसको निकालेंगे तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का वैल्यू सेम होगा। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि ऑर्डर जो है सेट का चेंज होने से उसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या हुआ कि अगर ए यूनियन बी है और बी यूनियन सी है, तो अगर पहले आप बी यूनियन सी का प्रॉपर्टी निकालेंगे वैल्यूज, फिर उसको ए के साथ निकालेंगे, यूनियन करेंगे, तो आपका सेम वैल्यू होगा अगर आप ए यूनियन बी का पहले निकालेंगे वैल्यू और उसके बाद उसका अगर सी के साथ करेंगे। तो इस रूल को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये सिंपल है, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है। अब जो थर्ड रूल है उसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, और फाई यहाँ पर क्या है, फाई आपका आइडेंटिटी है। तो थर्ड वाले है कि अगर ए यूनियन फाई करेंगे, फाई का मतलब आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो अगर जैसे कि आप मैथमेटिक्स में 6 + 0 ऐड करते हैं तो क्या होता है, 6 ही होता है। उसी तरह यहाँ भी जो है आप सिंपली ए यूनियन बी करेंगे, ए यूनियन फाई करेंगे तो उसका वैल्यू ए होगा। ये जो है लॉ ऑफ आइडेंटिटी कहा जाता है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर सेम सेट है, मान लेते सेट ए है, उसका सेम एक बार फिर से आप उसको दोनों सेट को, मतलब सेट ए और सेट ए का यूनियन निकालेंगे, यूनियन ऑफ सेट ए टू सेट ए,
तो आपका वैल्यू क्या होगा, ए होगा, क्योंकि मोस्ट सारे जो मेंबर्स होंगे वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, और डुप्लीकेट क्या है, अलाउ नहीं है, तो सेम मेंबर हो जाएंगे। तो इस लॉ को बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ, इसको बोलते हैं आइडम पोटेंट लॉ। ठीक है, सिंपल है। और जो लास्ट इसका है, अगर आपका यूनियन ऑफ सेट्स के साथ यूनियन ऑफ सेट प्लस उसका आप निकालते हैं यूनियन ऑफ सेट प्लस यूनिवर्सल सेट का यूनियन ऑफ सेट ए के साथ जब वैल्यू निकालेंगे, या कोई भी यूनिवर्सल सेट का किसी भी सेट के साथ उस वैल्यू निकालेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, इसको बोलते ये होते हैं, ये क्या होगा, लॉ ऑफ यू। ठीक है, तो होपफुली ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, इसको आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेके। अगर आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे तो आप इस प्रॉपर्टीज को बिल्कुल आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो ये यूनियन का प्रॉपर्टीज है। अब हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरी है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स समझने से पहले हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि a इज इक्वल टू आपका वही सेम एग्जाम्पल लेते हैं 2 4 6 8 है, और b इज इक्वल टू सेट b इज इक्वल टू 6 8 10 एंड 12 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये जो u है यूनियन ऑफ सेट है, उसके अपोजिट इन्वर्स होते हैं। जैसे कि ये यूनियन ऐसे लिखते थे और ये क्या है, उसका अपोजिट है। ठीक है, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा, ये हमारे ब्रेन में ये क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि इंटरसेक्शन b क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इसका डिफिनीशन समझेंगे कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट होते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन टू बोथ सेट ए एंड बी। जो बेसिक डिफिनीशन है कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी आर क्या है, इसमें इंटरसेक्शन ऑफ सेट बी एंड आर सेट ए आर क्या होना चाहिए, कॉमन टू बोथ सेट्स होना चाहिए। जो ए और बी सेट है उसमें ये कॉमन होना चाहिए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन का अपोजिट साइन है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे आप, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप सिंबॉलिकली कैसे लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं x कॉलन x इज एन एलिमेंट ऑफ x ए, है ना, और यहाँ पर यूनियन में और था, इसमें एंड होना चाहिए, एंड, और x इज एन एलिमेंट ऑफ b। ये सिंबॉलिकली आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिए। ठीक है, और इसका जो मेंबर होगा ये क्या होगा, इस पूरे जितने भी मेंबर्स इंक्लूड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, अब एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को इसमें क्या कॉमन हो, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको इस ऑपरेशन से हम निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम उस एग्जाम्पल में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका ए का वैल्यू था 2 4 6 8। ठीक है, और इंटरसेक्शन बी का वैल्यू था 6 8 10 और 12। इस दोनों में कॉमन क्या है, आप देखेंगे इस दोनों में कॉमन जो है 6 और 8 कॉमन है, तो ये क्या हो गया 6 और 8। तो इस एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या होते हैं कि ओनली जो कॉमन मेंबर्स होते हैं या कॉमन एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उसको ही हम लेते हैं। ठीक है,
तो इस दोनों फिगर में आप बता सकते हैं, अब तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस दोनों फिगर में कॉमन क्या है, ये पार्ट ओनली कॉमन है, ठीक है। तो ये पार्ट जो है सो ओनली विजिबल होगा वेन डायग्राम में, ठीक है। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें कुछ ऐसे कंडीशन आते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन और ऐसे चेक आते हैं कि मान लेते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू होते हैं वो कॉमन नहीं मिलते हैं, एक भी वैल्यू मिलते नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू आपने ये ले लिया और c लेते हैं, c लेते हैं हम 11 12, तो अगर आपको a इंटरसेक्शन c निकालनी होगी तो इसमें देखेंगे कि a का मेंबर्स तो आपको 2 4 6 8 है और c का मेंबर कितना है, c का मेंबर है 11 और 12। इस दोनों में कॉमन क्या है, इसमें एक भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई के थ्रू, ठीक है। तो इफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट का डिफिनीशन अब आसानी से आप समझ सकते हैं। डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है कि इफ टू सेट्स है ना, ए एंड बी, इफ टू सेट्स ए एंड बी आर सच एज, ऐसे हो, ठीक है, सच एज जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से कि ए और बी के एक भी मेंबर अगर नहीं मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, ठीक है। तो चलिए आइए ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो बेसिक डिफिनीशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, हाउ टू रिप्रेजेंट बाय वेन डायग्राम, वो सब सारे क्लियर हो गए। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा जो है कि इसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को हम कैसे रीराइट करेंगे, ठीक है। ये भी जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज होते हैं, प्रॉपर्टीज 1 लेते हैं, जैसा कि हमने इंटरसेक्शन में लिया था, ठीक है। तो यूनियन में लिया था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं ना। तो इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम, इस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। क्लियर, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रॉपर्टी जैसे कि यूनियन में हमने लिया था एसोसिएटिव लॉ का, क्या इसमें भी इंटरसेक्शन में भी वैलिड होता है, यस। ये जैसे कि ए एक सेट है, ए बी सी कोई सेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अगर इस तरह से है कि पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे और फिर उसका इंटरसेक्शन सी करेंगे, तो क्या ये वैलिड होगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकाल के बी इंटरसेक्शन सी और उसके बाद उसका इंटरसेक्शन आप ए निकालेंगे तो यस, ये वैलिड होगा। इस रूल को क्या बोलते हैं, इस रूल को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। होपफुली क्लियर हो गया होगा। और जो थर्ड प्रॉपर्टीज हैं, 1 2 तो क्लियर हो गया। थर्ड प्रॉपर्टीज है, मान लेते कि कोई भी फाई है, फाई एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट क्या कोई भी सेट के साथ आप अगर उसको एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फाई, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट्स मैचिंग नहीं होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन अगर निकालते किसी भी सेट का तो उसका क्या होगा, उसका होगा जो सेट ए का मेंबर है वही होगा, ठीक है। ये सेट ए हो गया। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ फाई एंड यू, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ये मेरे ख्याल से। अब इसका जो लास्ट हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे वो है, अगर किसी भी सेट का सेल्फ के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे
जैसे कि एग्जांपल ए इंटरसेक्शन ए कोई सेट है और उसका इंटरसेक्शन हम करते हैं खुद के साथ, तो ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आइडम पोटेंट लॉ, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होगा, ठीक है। तो अगर सेल्फ किसी भी सेट क्या उसके खुद से ही आप इंटरसेक्शन निकालेंगे, फॉर एग्जांपल बी इंटरसेक्शन बी, तो वो हो जाएगा बी, सी इंटरसेक्शन सी, तो वो हो जाएगा सी, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से प्रॉपर्टीज को रीराइट कर सकते हैं। तो इंटरसेक्शन का जो प्रॉपर्टीज है होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कॉमन होते हैं दो सेट्स में, सिर्फ उसी मेंबर को आपको लिस्ट डाउन करनी है। जो कॉमन नहीं रह, अगर कोई सेट ऐसे होते हैं जिसमें कि एक भी मेंबर्स कॉमन नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ दिस सच टाइप ऑफ द सेट्स को डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया कि उसके एक भी मेंबर आपस में कॉमन नहीं है। और उसको वेन डायग्राम पर, डिसजॉइंट सेट को अगर आप वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करेंगे, डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम पर, तो कैसे होगा, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं जैसा कि हम लेते आए हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, एक सेट ए है दूसरा सेट बी है, ठीक है। और इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन यहां पर बी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो यहां पर हो जाएगा 5, ठीक है। तो इस टाइप के जो सेट होता है उसको वेन डायग्राम पर आसानी से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां तक थ्योरी डिस्कस करने के बाद आपको ये पता आसानी से आप गेस कर सकते हैं कि कोई भी सेट को वेन डायग्राम के थ्रू आसानी से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये देखनी है कि ए यूनियन बी का अगर वेन डायग्राम पर लिखना है तो उसमें टोटल मेंबर्स को आप ले सकते हैं और ए और बी का सारे मेंबर्स होंगे और वो कलर्ड होगा, ए और बी सैडेड होगा। अगर इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों में जो कॉमन है वही एलिमेंट्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं और उस कवर्ड एरिया जो सर्कल का जो कॉमन एरिया है उसको आप सैडेड कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का जो लास्ट थ्योरी है वो 2 पॉइंट्स हमें जानना जरूरी है, एक है डिफरेंस ऑफ सेट, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होते हैं, द डिफरेंस ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ द एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू ए, है ना। जो कि इसमें समझने वाली बात है, व्हिच बिलोंग्स टू सेट ए बट नॉट सेट बी, यानी कि जो ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में मेंबर होंगे लेकिन सेट बी का मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते जैसे कि हम अरिथमेटिक में करते हैं, ये सब्ट्रैक्शन माइनस साइन के थ्रू करते हैं, ठीक है। और सिंबॉलिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी को आप सिंबल से कैसे लिख सकते हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो एक्स कॉलन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ एक्स कॉलन एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो आप इसको डिफरेंस को इसमें क्या कर सकते हैं कि इस तरह से सिर्फ और सिर्फ ए में होना चाहिए और बी में नहीं होना चाहिए, तो इसको हम नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट। और वेन डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम के थ्रू मान लेते हैं कि हम एक सेट ए लेते हैं और एक सेट बी लेते हैं, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया, ये यूनिवर्सल हो गया, ठीक है। तो ए माइनस बी को आप रिप्रेजेंट करेंगे जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो पार्ट है ये सैडेड होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अब हम कोई एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं, मान लेते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 है, ठीक है। और सेट बी इज इक्वल टू 6 8 10 और 12 है, ठीक है। तो a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा ये देखना है हमें, ठीक है। तो a इज इक्वल टू हो गया 2 4 6 8
और ये -6, 8, 10 और 12 हो गए। ठीक है, तो जो डिफिनीशन है उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि ए में होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखिए 2 ए में है तो हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन बी में नहीं है। 4 जो है एलिमेंट ए में है, बी में नहीं है, तो उसको 4 यहां लिखेंगे। 6 को देखिए, 6 जो है सो दोनों में है, तो 6 इसका मेंबर नहीं होगा। ठीक है, अब 8 को देखते हैं, 8 भी दोनों में है, तो 8 भी इसका मेंबर नहीं होगा, ए डिफरेंस बी का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, 2, 4 हो गया, यानी कि ए का वो मेंबर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी का मतलब हो गया कि ए का वो मेंबर जो बी में कॉमन नहीं हो। ठीक है, उसको हम डिफरेंस ऑफ सेट ए माइनस बी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन b माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी वैलिड होगा, वैलिड होगा। आप चलिए देखते हैं इसको। तो b माइनस ए अगर हमको निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल में 6, 8, 10 और 12 लेते हैं और इसको माइनस करते हैं 2, 4, 6, 8 से। तो जो बेसिक डिफिनीशन है इसमें देखिए 6 जो है दोनों में है, कट गया। 8 दोनों में है, कट गया। अब इसका जो मेंबर हो गया 10 इसमें नहीं है, 10 हो गया। 12 इसमें है, इस सेट बी में नहीं है, तो a माइनस बी आया 2, 4 और b माइनस ए आया 10, 12, तो दोनों इक्वल हुए नहीं। तो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए आप नेक्स्ट थ्योरी और लास्ट थ्योरी पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो इसका कंप्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ने के बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स होते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम समझते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें एक यूनिवर्सल सेट लेना है। लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ यू। ए जो है सो यू का सबसेट है, हम एक इस तरह से लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा, अगर आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट, तो इसके ऊपर में एक साइन इस तरह से कॉमा लगा सकते हैं, तो ये कंप्लीमेंट रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, लेकिन कंप्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब हो गया कि अगर हम रिप्रेजेंट करते तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें ये ध्यान देने वाली बात है, ऑल मेंबर्स ऑफ यू, जितना मेंबर्स यू का है वो सारे मेंबर होंगे, लेकिन एक्सेप्ट मेंबर ऑफ ए। यानी कि अगर किसी भी सेट का आपको कंप्लीमेंट निकालना है तो क्या होगा, उसका कंप्लीमेंट जो है सो उसके मेंबर छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जितने भी मेंबर्स होंगे वही उसका कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 10 तक ले लेते हैं। ठीक है, और a इज इक्वल टू लेते हैं हम 2, 4, 6, 8 और 10 लेते हैं। ठीक है, तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ सेट में आपको देखने जो मेंबर्स a में नहीं हो लेकिन b में होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे a है तो 2 है, 2 दोनों में है, उसको काट दीजिए। 4 दोनों में है, काट दीजिए। 6 दोनों में है, काट दीजिए। यानी कि a का कोई भी मेंबर्स नहीं होना चाहिए। तो जो बचे हुए मेंबर्स है u का क्या हो गया, 1, 3, 5, 7 और 9, यही कंप्लीमेंट हो गया a का। तो ये एग्जांपल से आप आसानी से समझ सकते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं, कि वैसे मेंबर्स होते हैं सेट u का, u मतलब यूनिवर्सल सेट का, जो कि a का मेंबर्स नहीं हो,
ए के मेंबर्स को आप आसानी से यू में से डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, बाकी जो बच गए वही कंप्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको सिंबॉलिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ए कंप्लीमेंट को आप लिख सकते हैं। इससे क्लियर हो गया होगा कि x कॉलन x इज ए मेंबर ऑफ यू, है ना, u का मेंबर होना चाहिए। एंड क्या है कि x जो है सो a का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। चलिए आइए हम अब इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं कंप्लीमेंट का, जो कि इंपॉर्टेंट है जानना हमारे लिए। ठीक है, तो ये लास्ट है थ्योरी, इसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो जो पहला प्रॉपर्टीज है वो है कंप्लीमेंट लॉ। कंप्लीमेंट लॉ, कंप्लीमेंट लॉ का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कंप्लीमेंट लॉ होते हैं। ठीक है, तो लेकिन इससे पहले हमें यह जानना चाहिए कि जैसे कि हम अभी प्रीवियस एग्जांपल में देखे हैं कि ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंबॉलिकली ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम कंप्लीमेंट लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, तो कंप्लीमेंट लॉ जो है सो दो कंप्लीमेंट लॉ है। पहला है कि ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए, दोनों का इंटरसेक्शन यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें एक भी मेंबर कॉमन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 5। और दूसरा क्या है, जो इसका मेन कंप्लीमेंट प्रॉपर्टीज है, दूसरा है कि ए कंप्लीमेंट इन यूनियन ऑफ ए कंप्लीमेंट ऑफ विथ कंप्लीमेंट ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये वेल नोन है, ये आसानी से आप डिराइव कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया कंप्लीमेंट प्रॉपर्टीज। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ में क्या है कि ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये उलट जाता है, ए कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। इसमें एक और प्रॉपर्टीज है कि ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट अगर निकालेंगे तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। क्लियर हो गया होगा। इसमें डी मॉर्गन्स प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी कभी ऐसे मिलेंगे। उसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज है उसका है कि लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट, ये क्या होते हैं, लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट के अनुसार अगर आप कंप्लीमेंट ए का कंप्लीमेंट है और फिर से उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो वो सेम मेंबर हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। तो आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यूनिवर्सल, ये क्या हो गया कि ए कंप्लीमेंट में कौन सा मेंबर होंगे, जो कि यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। फिर उसके कंप्लीमेंट का जब आप लेंगे, कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से रिवर्ट हो जाएगा, जो ऐसे मेंबर्स जो कि ए में है ना, और कंप्लीमेंट में नहीं है। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डबल कंप्लीमेंट। और इसका जो लास्ट है ना, इसका क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसमें हम देखते हैं, इसमें लास्ट प्रॉपर्टी जो है इसमें फाई का अगर आप कंप्लीमेंट लेते तो क्या हो जाएगा, सेट यू हो जाएगा, और यू का यूनिवर्सल सेट का अगर कंप्लीमेंट लेते तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है, इसको, ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, और इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं कि लॉ ऑफ एम्प्टी सेट। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये सारे थ्योरी आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, होपफुली आप एंजॉय किए होंगे थ्योरी क्लास में। अब हम एक्सरसाइज, अब हम इनफ कैपेबल हो गए कि नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। और ये थ्योरी लास्ट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम सारे एक्सरसाइज जो 1.4 है एंड मिसलेनियस 1.5 एवरीथिंग्स हम वन गो में सॉल्व करेंगे।